हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर लेट्स लर्न इन इजी वे में। आज के सेशन में हम आपके लिए ले आए हैं KVS के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जो पिछले वर्षों में इसके एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि KVS की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और शीघ्र ही संभवतः 5 दिसंबर से इसके फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए संभावित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर संभावित है। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग KVS के मॉडल पेपर के गणित के प्रश्न पत्र को इस YouTube सेशन पर हल करेंगे। देखिए, ये KVS 2010 का मॉडल पेपर है और इसका पहला प्रश्न है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम 18 से 26/27 प्राप्त होता है। तो वह मूल भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम किसी भिन्न को हम मान लेते हैं वह भिन्न क्या है? x है। तो इससे ही गुणा करें, यानी कि x से ही गुणा कर दें तथा इसके गुणनफल को, भैया इसका गुणनफल क्या हो गया? x गुणे x को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें। भिन्न हमने x माना था, देखिए भिन्न हमने x माना था, तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अगर इसको हम बटे 1 लिख लें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक, तो इसके व्युत्क्रम से इसमें क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो भाग देना है तो हमने भाग दे दिया। भाग दें तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह कितने के बराबर मिलेगा? 18 सही 26/27 के। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x गुणे x, हम जानते हैं कि भिन्न का भाग करते समय भाग को, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं गुणा के रूप में, और जो उसके बाद वाली भिन्न होती है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिया जाता है। यानी ये पलट जाएगा, अब ये x/1 हो जाएगा। तो बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इसको जब आप 18 से 27 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 26 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 512 प्राप्त होगा। 512/27। अब देखिए, x गुणे x 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब x की घात 3 हो जाएगी गुणा करने पे। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर घात कुछ नहीं लिखी हो तो समझ लीजिए 1 लिखा है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 1 धन 1 धन 1 करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। यानी x³ बराबर क्या हमको मिला? 512/27। तो x बराबर क्या मिलेगा? घनमूल, इसको करणी की घात 3 भी पढ़ा जाता है, घनमूल भी पढ़ा जाता है। 512/27। जब इसका घनमूल आप लेंगे तो क्या मिलेगा? 8/3। ये 8 का क्यूब होता है 512। और कैसे निकालते हैं भी जान लीजिए। आप 512 का गुणनखंड काट लीजिए पहले। 2 दूनी 4, 1 5, 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए, चूंकि करणी की घात 3 है, अगर करणी की घात जैसे कुछ नहीं लिखा होता तो करणी की घात 2 माना जाता है, तो वहां वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। वैसे यहाँ करणी की घात 3 है तो 3 3 का हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक, 1 2 हमने इसमें से ले लिया, 1 2 इसमें से, 1 2 इसमें से, तीनों का गुणा करेंगे तो आपको इसका घनमूल क्या प्राप्त होगा? 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी तरीके से 27 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 9 27, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 3 मिलेगा, और वही 3 हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, अब इसको अगर हम सही बटे में बदलते हैं तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 2 8/3। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दीजिएगा।
इसको सही बटे में बदलने का तरीका, हर से अंश में भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 8 में से 6 घट गया 2, शेषफल आया। जो शेषफल आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जितनी बार जाता है भागफल को हम सही बटे में लिखते हैं, और हर कभी बदलता नहीं है। तो फाइनली आपका उत्तर कितना आया, 2 सही 2/3, यानी इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। ये तो हमने आपको समझाया, ये हमने आपको समझाया इसलिए इतना समय लगा, लेकिन जब आपका अभ्यास इस पर हो जाएगा तो आप परीक्षा में बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इस तरीके के प्रश्नों को हमेशा जैसे जैसे प्रश्न कहता जाता है वैसे वैसे उसको पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक, अगला प्रश्न है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा इनकी आयुओं का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले औसत के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि औसत क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए 2-3 टर्म दे दिया गया, मान लीजिए हम 2 3 4 ले लिए। ठीक, अगर अब इनका औसत निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को जोड़ लेते हैं और जितने पद होते हैं, 1 2 3 पद हैं, तो 3 से भाग दे देते हैं, जो प्राप्त होता है वही औसत हो जाता है। तो यहाँ से ये भी देखिए कि अगर इनका योगफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस 3 से जो प्राप्त हुआ उसमें गुणा कर देंगे तो इसका योगफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष दिया गया है, अगर हम पूछे उन लड़कियों की औसत आयु का योगफल कितना है, तो क्या हो जाएगा योगफल, भाई 20 है और 3 लड़कियां हैं, तो 3 से हम 20 में गुणा कर दें, यानी उनकी आयु का जो योगफल होगा वो 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि बड़ी लड़की का कहाँ गया, सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। ठीक, तो सबसे बड़ी लड़की देखिए, जो सबसे बड़ी लड़की होगी उसका अनुपात भी सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 7 है। ठीक, तो इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, लेकिन इसके टोटल से भाग देंगे, 5 3 8 7 15, यानी इसका 7/15वां हिस्सा जो होगा वह बड़ी लड़की की उम्र होगी। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप ये जान लीजिए, आपके पास तो एक तरीका जो बेसिक हम लोग पढ़ते चले आए हैं, किसको हमने 3x मान लिया, 5x मान लिया, 7x मान लिया, फिर टोटल करते हैं 15x हो जाता है, तो x मानने में और लिखने पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और हमारे पास परीक्षा में बहुत कम समय होता है, इसलिए हम इतना टिपिकल वे में नहीं जाएंगे। ठीक, हम लोग डायरेक्ट यहीं से उठाते हैं। तो जो अगर मान लीजिए पूछा जाता कि जो बीच वाली लड़की है उसका पूछा जाता तो हम क्या करते, 5/15 भाग निकाल लेते। सबसे छोटी उम्र वाली लड़की का पूछा जाता तो 3/15 निकाल लेते। ठीक, तो निकाल लीजिए, तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, और 4 से 7 में गुणा होगा तो 28। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। उस लड़की की उम्र कितनी थी, 28 वर्ष थी, सबसे बड़ी वाली का। क्वेश्चन नंबर 68, 68वां प्रश्न है, रवि 1 रुपए की 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 टॉफी के हिसाब से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि होती है। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कास्ट प्राइस कहते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु को जिस राशि पर बेचते हैं उस राशि को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, तो जब कभी भी हम जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो वहां हानि होती है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि क्रय मूल्य कितना था और विक्रय मूल्य कितना था। तो ध्यान दीजिए, 2 टॉफी की दर 1 रुपए, 2 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। ठीक है, तो 1 टॉफी कितने में खरीदेगा, 1/2 रुपए में, भाई से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। इसी तरीके से 5 टॉफी वह 1 रुपए में बेचता है, तो 1 टॉफी कितने में बेच रहा है, 1/5 रुपए में बेच रहा है। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। तो लॉस बराबर होता है, हानि बराबर होता है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 1/2 माइनस 1/5। भाई क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तभी तो हानि होगी, जितने में हमने खरीदा था उससे कम में बेचा है तभी तो हानि होगी ना। तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो ये आपका लॉस हो गया। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, यानी 3/10 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो परसेंट में आपसे पूछा जा रहा है तो परसेंट में निकाल लीजिए। तो 3/10 लॉस हो गया, और जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, वो कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे, गुणे 100% से गुणा कर देंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस 100% से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटे का बटे है, पलट जाएगा, ठीक, गुणे 100%, 0 से 0 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं है तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 10 छक 60, यानी 60% आपका उत्तर हो जाएगा। कितने की हानि हुई है, ऑप्शन डी आपका सही है। कितने की हानि हुई भैया, 60% की हानि हुई है। अगला प्रश्न है, देखिए यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। देखिए परसेंटेज हो या रेशियो हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हम लोग रेशियो से ही करेंगे, उससे समय कम लगता है और आसानी से उत्तर आ जाता है। यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ अगर इस प्रश्न में आपको समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो रेशियो से कैसे परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके उसमें परसेंटेज वाले वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है, ध्यान दीजिए इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, बेच रहा है, जितने में बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, जितने में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हम उत्तर जान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 25%, इसको अगर हम बटे में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4, यानी भिन्न में बदल रहे हैं तो 25/100 करेंगे तो 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, और संयोग से यहाँ पे भी 25% दिया गया तो ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वो 4 में 1 की हानि पर बेचता है, 4 में 1 की अगर हानि हो रही है मतलब 3 में बेचा है, 3/4 में उसने बेचा है, तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 720 के। तो पूरे पर निकालेंगे, पूरे पर निकालने के यानी 1 पर निकाला जाता है, उसी को संपूर्ण माना जाता है। भिन्न कब संपूर्ण होता है, जब उसका मान 1 हो। तो 1 पर जब निकालेंगे तो 720, अब 3/4 से इधर भाग हो जाएगा, जब भाग होगा तो इधर आके पलट जाएगा गुणे के साथ 4/3। ठीक है, अच्छा अब ये जो आया आपका, ये आया कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आया है। तो अब पूछ रहा है प्रश्न में, यदि उसे 25% लाभ कमाना हो, यानी 4 में 1 का लाभ कमाना हो, यानी 5/4 में अगर वो बेचे तब जाकर के उसको 25% का लाभ। भाई 4 रुपए में 1 रुपए जब जोड़ेंगे तभी तो वही 1 रुपया तो प्रॉफिट आएगा, वही 4 और 1 जोड़ के हमने 5 लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ भिन्न में दिया गया था कि 4 पर 1 का लाभ हो, तो 5/4, अब यानी कि इस क्रय मूल्य का 5/4, तो हम इस क्रय मूल्य का 5/4 निकालते हैं, 720 गुणे 4/3 गुणे 5/4, 4 से 4 कट गया, 24 तिया 72 यानी 240 आ गया, और गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120 और 1 जीरो ये है, यानी 1200 रुपए में उस कुर्सी को बेचा जाए तब जा करके 25% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 2 स्टील की कुर्सियों को प्रति कुर्सी 500 रुपए में बेचता है। यदि एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी कुर्सी पर उसे 12% की हानि प्राप्त होती है, तो बताइए इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, जब दोनों का
विक्रय मूल्य जो होता है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 2 स्टील की कुर्सियों को प्रति कुर्सी 500 रुपए में बेचता है। मतलब क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, जितने में पहली कुर्सी को बेचा उतने में ही दूसरी कुर्सी को बेचा। ठीक, जब विक्रय मूल्य बराबर होता है लेकिन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर नहीं होता है, तब क्या होता है, तब हम इस फार्मूले से निकालते हैं कि कितना लाभ या हानि हुआ है। ठीक, तो P माइनस एल, यानी ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, -2PL अपॉन 100 प्लस P प्लस 100 माइनस एल, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, परसेंट कितने का लाभ या हानि होगा। अगर निगेटिव में उत्तर आपको मिलता है तो समझ लीजिए हानि हो रहा है, और पॉजिटिव में उत्तर मिलता है तो लाभ हो रहा है। जरा मान रखिए, तो P आपका 20% है और L आपका 12% है, -2 गुणे 20 गुणे 12 बटे में 100 धन 20 प्लस 100 ऋण 12%, तो 100 गुणे 8 माइनस 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यानी 480 बटे में 120 प्लस 88, ठीक है, 800 माइनस 480 बटे में 208%। ठीक, तो अगर हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, 320 बटे में 208। अब पहली बात तो ये उत्तर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब लाभ होगा, हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जरा ध्यान दीजिए कि कुछ कटने लायक है, कट जाएगा। 4 से 4 8 32, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, और अभी भी कटेगा, 20 चौक 80 और 13 चौका 52, अब नहीं कटेगा, तो इसको दशमलव में बदल लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1/5 तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ना ही 2 आएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता या 26 से ज़्यादा होता तब 2% आने की उम्मीद थी। तो कुल मिलाकर के हमारा उत्तर सिर्फ एक ही दिख रहा है, 1.5% लाभ। अब वैसे भी आप करके देखिएगा, 13 एकम 13, 7 20 70, 13 पचे 65, 5 70, यानी लगभग 1.5% का लाभ आएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए, 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 2 आदमी और मिल जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, 8 आदमी 40 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते। कोई एक काम है, चाहे वो घर बनाने का हो चाहे जो भी हो, उसको 8 आदमी लगातार काम करते हैं तो 40 दिनों में पूरा कर लिया जाता है उस काम को। आपसे पूछा गया है कि 2 आदमी और मिला दिया जाए, यानी कि 8 आदमी थे अब 10 आदमी हो जाए तो वही कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब आप लोग ये गलती ना करिएगा कि हाँ भाग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक आदमी को किसी कार्य को करने में अपेक्षाकृत जितना समय 8 आदमी ले रहे हैं उससे ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा के लिए हमेशा गुणा होता है, यहाँ 40 गुणे 8 होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऐकिक नियम से जब हम प्रश्न हल करते हैं तो एक पर निकालते हैं तो इसको ले जाकर के हम भाग करते हैं और वही हमारे दिमाग में रहता है, तो कार्य और समय को करते समय भी हम वही गलती कर देते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। और संभवतः इसीलिए प्रश्न में आपको फंसाने के लिए देखिए 8 और 40 को कितने आसानी से काट, मतलब एक ऐसा है कि जो वैनिष्ठ गुणनखंड आपको दिख रहा है आसानी से कट सकता है। ठीक, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, यहाँ दिमाग लगाइए कि 8 आदमी भाई 40 दिन ले रहे हैं तो एक आदमी उसी काम को जब पूरा करेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा दिन लेगा, तो ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, यानी कि एक आदमी उसी काम को 40 गुणे 8 दिन में पूरा करेगा। तो भैया 2 आदमी और आ जाए, यानी 10 आदमी के लिए पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 40 गुणे 8 में 10 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 दिन।
आपका उत्तर कितना आ गया? 32 दिन, यानी वो 32 दिन में उस कार्य को, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए अगला प्रश्न है, दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल समय कितना लगेगा? ठीक है, देखिए हम ज़्यादातर प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उसमें समय कम लगता है, इसलिए हम आपको इस प्रश्न पत्र को भी शॉर्ट ट्रिक से ही हल करा रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ हम ये भी बता दें कि ये जो भी शॉर्ट ट्रिक आते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। ठीक, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक से भी आप लगाना चाहेंगे, लास्ट में आपको वही पैटर्न आकर के मिलेगा। ठीक, तो बस समझने की ज़रूरत है, आप समझ लीजिए। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, और एक ही मेथड है, उसी से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, चाहे टाइम एंड वर्क के हों और चाहे पाइप एंड सिस्टम के हों, यानी पाइप और टंकी का। ठीक, तो देखिएगा अभी ए जो है वो 24 घंटे में किसी टंकी को भरता है और बी 30 घंटे में। तो भैया इन दोनों का एलसीएम पहले निकाल लीजिए, आएगा आपके पास 120। तो ये जो 120 एलसीएम आया, टाइम एंड वर्क का केस होता तो इसी को टोटल वर्क कह लेते हैं, और चूंकि यहाँ पाइप एंड सिस्टम को कह रहे हैं तो यहाँ टंकी की कैपेसिटी है, मतलब उसमें कुल 120 लीटर पानी भरना है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम अगर इससे भाग दें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में, यानी कि वर्क पर आवर समझ लीजिए एक तरीके से, 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है। तो 24 से अगर आप भाग देंगे तो जो टंकी ए है वह 1 घंटे में 5 लीटर पानी समझ लीजिए भर दे रहा है, और 30 से 120 में भाग देंगे तो लगभग 4 आएगा, यानी कि जो टंकी बी है, पाइप बी है, वो टैंक को 1 घंटे में 4 लीटर भर दे रहा है। तो दोनों मिल करके अगर भरेंगे, आपसे क्या पूछा, तो टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइपों को, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ 5 4 9, दोनों को एक साथ हमने खोल दिया। ठीक, यानी 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है, तो 120 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो टोटल होता है उसमें 1 घंटे या 1 दिन के जो भी हो, चाहे तो वो टाइम एंड वर्क हो और चाहे पाइप एंड सिस्टम, इसमें भाग कर दिया जाता है। बस यही आपका उत्तर आ गया, इसी को सरल कर लीजिए आप। देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 40/3 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको आप बदल लीजिए घंटा और मिनट में, क्योंकि आपके पास विकल्प जो है वो घंटा और मिनट में है। तो भाग देंगे तो 13 तिया 39 और 1 40, यानी 13 सही 1/3 घंटा लगेगा। तो 13 तो आपके पास पूरा पूरा है, तो संयोग से अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम उसको टिक मार देते, लेकिन 13 घंटा वाला 4 ऑप्शन है, तो अब इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया जाता है, तो 20 तिया 60, यानी 13 घंटा 20 मिनट। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हुआ? 13 घंटे 20 मिनट। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कुछ पदों का औसत दिया गया है तो उन पदों का योगफल निकालने के लिए उनकी संख्या से औसत में गुणा कर दिया जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि उन 5 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि 18 × 5, यानी औसत में हमने 5 से गुणा कर दिया। जो पांचों संख्याएं थी उनका योगफल क्या हो गया? 18 × 5। आगे देखिए, यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, भैया पहले 5 संख्या थी, उसमें से एक को निकाल दिया गया, तो अब कितनी बची? 4 संख्याएं, और उन 4 संख्याओं का औसत माध्य दिया गया है 16 दिया गया है। तो उन 4 संख्याओं का अगर योगफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 16 × 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 16 × 4 होगा। तो बाहर निकालने वाली संख्या कितनी होगी? तो भैया 5 संख्याओं का जो योग था उसमें से 4 संख्याओं के योगफल को जब हम घटा देंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा कि वह कौन सी संख्या थी जिसको निकाला गया है। तो 18 × 5 = 90 और 16 चौका 64। जब घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही बी। आपका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए तो बताइए ब्याज की दर कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए इसमें साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, जिसको आप लोग
SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 पढ़ते हैं तो वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपसे देखिए प्रश्न पहले देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्याज की दर पूछा गया है, तो ब्याज की दर कोई एक चीज अननोन होगा तो हम उसकी सहायता से इस सूत्र की सहायता से उसको निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब बाकी चीजें पता हो तब। तो हमारे पास देखिए दर निकालना है तो हमारे पास साधारण ब्याज होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए, समय होना चाहिए, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके दर निकाल सकते हैं। तो देखिए यदि कोई राशि 15 वर्ष में, वर्ष मतलब समय, आपको समय दे दिया गया है 15, दर को हम R मान ले रहे हैं, रेट, ठीक, में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन P था जो कि 15 वर्ष में साधारण ब्याज R की दर से 2 गुना हो गया, यानी पहले P था अब कितना हो गया, 2P हो गया। तो ये ब्याज इसमें बढ़ा होगा, ब्याज लगा होगा, तब जाकर के ये 2P हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जो मिश्र धन है बाद में जो बढ़कर मिला है उसमें से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वही मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारे पास 2P है और मूलधन हमारे पास P है, हमने घटा दिया तो 2P में से P आप माइनस करेंगे तो आपको P मिलेगा, यानी ब्याज आपको क्या मिल गया, P। तो ब्याज का मान रख दीजिए भैया P, और मूलधन आपने यहाँ पे P मान रखा है तो ये भी संयोग से P हो गया बटे में 100। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तियां 15 और 5 विषयन 100। R बराबर क्या आ जाएगा, 20 इधर आएगा और 3 इसके बटे में चला जाएगा, या यूं समझिए 3/20 है, इधर आकर के 20/3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बचा, ये ना सोचेगा कैंसिल हो गया सब खत्म हो गया, यहाँ P 1 जा P 1 जा P है और 1 में आकर के ये 20/3 गुणा हो जाएगा। तो परसेंटेज आपके पास क्या आया, 20/3%। लेकिन 20/3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भिन्न में है तो इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो 3 छक 18, 2 शेषफल बचा, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, 6 सही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, और यही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तब कहलाता है जब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी एक ही माप की हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी ए हो और ये भी ए हो। और इस केस में क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की चर्चा की जा रही है तो हम बताना चाहेंगे कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा का वर्ग, यानी A²। यहाँ भुजा हमने ए मान रखी है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो पहला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल कितना है, √3/4 A²। पहले त्रिभुज के हमने भुजा मान ली है ए। अब 2-2 सेंटीमीटर भुजा को बढ़ा दिया जाए, यानी अब ये A+2 हो जाए, ये A+2 हो जाए और ये A+2 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा आपका A+2 हो गया है, ठीक। तो क्या होता है, क्षेत्रफल जो पहले था वो अब कितने बढ़ जाता है, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, उसमें उतना बढ़ जाता है। यानी कि अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 2√3, और ये कितने के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो √3/4 A+2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इसके। अब इसी को हमें हल करना है। यहाँ पर देख लीजिए जरा, ये क्या आया, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, और आपके प्रश्न में कह रहा है कि जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो जो पहले क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल हमारे पास था √3/4 भुजा का वर्ग, यानी √3/4 A²। ये इसमें 2√3 की वृद्धि हो जाती है, तो जब 2√3 हम जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए संयोग से √3 तीनों पदों में है, दोनों पक्षों में, तो √3 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए। फिर 4 से पूरे समीकरण में गुणा कर दिए, जब 4 से यहाँ गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या,
ए प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4a और प्लस 2 का वर्ग यानी बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाकर के घट जाएगा, तो 4a बराबर 8 ऋण 4, ए बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 4 गए 4 और 4 इधर गुणे में था, इधर आके बटे में चला जाएगा। तो यानी उसकी भुजा कितनी थी 1 सेंटीमीटर लंबी। ठीक भैया, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका ए विकल्प सही है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, बताइए इसका आयतन कितना होगा। तो जान लीजिए, अगर कोई घन है तो सपोज कीजिए ये डस्टर ही है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से घनाभ है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, तीनों विमाएं बराबर होती हैं। तो लेकिन हम उद्देश्य हमारा ये है केवल इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, बाकी आकृति लगभग ऐसे ही रहती है। ठीक है, उसमें बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है बताने कि इसमें फलक कितने होते हैं। एक फलक ये हो गया, एक फलक इसके विपरीत वाला हो गया 2, तीसरा ये हो गया और इसके विपरीत 4 और 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। अगर घन है तो उसके प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं ए है, तो एक फलक का क्षेत्रफल ए गुणे यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, और 6 फलक है यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर कितने के बराबर होगा 384 के, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 384 बटे में 6 के, 6 से भाग दिए 6 36 6 चौक 24, ए बराबर क्या हो जाएगा √64, भाई इधर स्क्वायर था इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 8 28 64 होता है। तो यानी इसका भुजा जो था वो क्या मिला 8 मिल गया। अब आपसे आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, यानी ए क्यूब आपको ज्ञात करना है। ए क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 टाइम 64 8 512 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक टैंक का आयतन 6160 घन मीटर है, यदि इसके आधार का अर्धव्यास 14 मीटर हो तो बताइए टैंक कितना गहरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक टैंक है, इसका अर्धव्यास, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या ही बचेगी, यानी कि ये पूरा व्यास है, इसका आधा सिर्फ इतना भाग क्या है 14 मीटर है, यानी कि त्रिज्या आपको दिया गया है r बराबर 14 मीटर। इस टैंक की क्षमता, पूरी क्षमता जो दिया गया है 6160 घन मीटर दिया गया है। तो बताइए टैंक कितना गहरा है, आपसे इसकी ऊंचाई h पूछी जा रही है। तो जान लीजिए, जो बेलन का आयतन होता है, भाई टैंकी क्या है बेलनाकार है, तो हम बेलन के आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। कैसे आया, हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोगों ने लगभग पढ़ रखा है। तो यहाँ चूंकि 3D में हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, और इसमें जब हम इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो इस पूरे का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h किसके बराबर हो जाएगा, इसके आयतन यानी 6160 के बराबर हो जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7 और r आपको दिया गया है 14, 14 गुणे 14 गुणे h बराबर 6160, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, और 2 से हम इसको भाग दे देते हैं, तो 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 8 16, 2 शून्यम 0, 14 से भाग देते हैं इनको हम, तो 14 दूनी 28, 2 30, 14 दूनी 28, 2 30। ठीक है, 22 से भाग देंगे तो 22 दहा में, तो h बराबर हमको अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर 10 बचा है, तो h बराबर 10 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इसकी गहराई कितनी है टंकी की 10 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा गुणा भाग टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, सीधी सी बात समझिए, 147 147 2 बार आया है,
तो क्या आप इसको 147 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई चीज़ रिपीट नहीं हुआ, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। और यहाँ पर 143 दो बार आया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 147 को अगर ए मान लीजिए और 143 को बी मान लीजिए, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी ए बी और प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना। और नीचे देखिए ए यानी ए क्यूब बन रहा है माइनस बी 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 क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम ले लेते हैं, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, उसके यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब ऊपर क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये टर्म इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 ए माइनस बी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब ए आपका 147 था, 1/147 ऋण बी आपका 143 से घटा दीजिए, तो 147 से 143 घटाएंगे तो 1/4, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके पास है, इसको हम बॉडमॉस के रूल से भी फॉलो करते हैं और ब्रैकेट के रूल को भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि बॉडमॉस क्या होता है। ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, जिसको अंततः हम लोग गुणे के रूप में ही सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व, जिसको का आप लोग करते हैं। डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी क्रम में हम इसको हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोष्ठक है, पहले तो कोष्ठक पे भी ध्यान देंगे। इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं और इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मंझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। तो हम पहले एक बार इसको पूरा लिख के हल करके दिखाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्योंकि सब में एक एक ही है तो आप इसका उत्तर मुंजवानी भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए। तो हम पहले इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे उतारेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है। एक ऋण एक ऋण एक ऋण एक ऋण, रेखा कोष्ठक हल करना है तो एक में से एक गए 0। अब रेखा कोष्ठक हल गया, हो गया, इसलिए हमने हटा दिया। आगे चलिए, अब हमको छोटा ब्रैकेट हल करना है, छोटा कोष्ठक। तो आप क्या करेंगे, बाकी वैसे उतार लेंगे। यहाँ पर एक में से 0 घट जाएगा, बचेगा एक, छोटा कोष्ठक खत्म, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर एक ऋण, एक में से एक घट जाएगा, बचा 0। एक ऋण, एक में से 0 घट जाएगा एक, एक में से एक घट जाएगा 0। तो आपका उत्तर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम मुंजवानी कैसे हल करते हैं। एक में से एक घट गया, 0 आया। अब एक में से जब 0 घटेगा तो क्या मिलेगा, 1 बचेगा। और एक में से एक घटेगा, फिर 0 आएगा। फिर इस एक में से 0 घटेगा तो फिर 1 आएगा, और एक में से एक घट जाएगा तो उत्तर आपको 0 प्राप्त होगा। यानी इसमें जो जिस विकल्प में 0 दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर सही हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 8 इज इक्वल टू -15/x तो x का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम बहुत आसानी से विकल्प में से ही किसी एक को ट्राई करके 1 बाय 1 को ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा उत्तर इस पर सही बैठ रहा है। हम पहले विकल्प पे ट्राई करते हैं। अगर हम x की यहाँ पे -5 रखें तो यहाँ भी -5 आएगा। अब -5 जो है वो 8 में से 5 घट जाएगा तो +3 आएगा। इधर क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, यानी कि ये इसके सही होने के चांसेस है। जरा इसको भी चेक कर लीजिए। -3 रखेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 15 आएगा, यानी इधर भी 5। यानी आपका राइट आंसर जो हो गया वो ए हो गया। हमने विकल्प से ही पता लगा लिया। अगर ये सही नहीं होता तो हम अगले विकल्प को ट्राई करते हैं। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि इसको हम
लिख करके यहाँ कायदे से हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल किया जाएगा। इस x से तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा तो ये बनेगा x² प्लस 8x इज इक्वल टू -15। -15 से 1 में गुणा होगा तो -15। -15 को इधर ले आएंगे तो x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं ये एक समीकरण बन गया है, और इस समीकरण को हल करने के लिए हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता है। तो गुणनखंड करने का नियम ये होता है कि सबसे पहले इसका जो गुणांक होते हैं, यहाँ संयोग से गुणांक 1 है, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, जो भी होता है उसको इसमें अंतिम वाले में गुणा करते हैं। तो 15 एकम 15 हमें प्राप्त हुआ। अब इस 15 को हमें 2 भाग में तोड़ना है गुणनखंड के द्वारा। 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 15 आए, और यहाँ पर अगर चिन्ह ऋण धन है तो जोड़ने पर इसका गुणांक आवे, और घटाने पर, अगर यहाँ ऋण होता तो घटाने पर इसका गुणांक प्राप्त हो। तो संयोग से देखिए यहाँ पर धन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर इसको 8 ले आएंगे। ध्यान दीजिए इसके 2 फैक्टर 3 गुणे 5 अगर हम ले लें तो 3 पचे 15 हो गया, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो जरा हम x² की जगह पे 5 धन 3 लिख लेते हैं, बाकी वैसे है। ठीक है, अब x से गुणा कर लेंगे इसमें, तो 5x धन 3x प्लस 15 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 5। इन दोनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 से इसमें भाग दिए बचा x, 3 से 15 में भाग दिए तो बचा 5 बराबर 16। अब दोनों ब्रैकेट में x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3। ठीक, अब या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, तभी तो इसका मान पूरा 0 होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब इसको बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा भाई, x प्लस 5 बराबर आपने 0 लिया तो x बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर x प्लस 3 0 लिया आपने तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 इधर, उधर जाके -3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, -5 या -3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि √24 बराबर 4.899 तो 8/√8/3 का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। हमको निकालना है √8/3 का मान। ठीक, तो ध्यान दीजिए हमको √24 का मान दिया गया है, तो हमें यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर दिया गया होगा तो कुछ ना कुछ इससे लिंक जरूर होगा, प्रश्न में दिया गया। ठीक, लेकिन अभी जिसका मान हमें निकालना उसमें 24 है ही नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 8 3 24 बन जाएगा। तो 3 से अगर आप गुणा कर रहे हैं तो 3 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, जिससे इसका स्वरूप तो परिवर्तित हो जाए लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब यानी कि आपके पास 24/9 आ गया। ठीक, तो ऊपर बचा √24 और नीचे 2 3 था, तो इसमें से जोड़ा बन गया, 1 3 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक, अब √24 का मान हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 4.899/3। अब क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3, 1 4 18 हो गया, 3 छक 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 1.633। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में हमारे पास कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, लेकिन हमने इसका जो इंग्लिश मीडियम वाला पेपर देखे, हमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हमने चेक किया तो वो प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है कि x का y प्रतिशत प्लस y का x प्रतिशत कितने के बराबर होगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। x का मतलब होता है गुणा, y प्रतिशत का मतलब y/100 प्लस y का मतलब गुणा, x प्रतिशत का मतलब x/100। प्रश्न देखकर घबराइए नहीं, बस आप अपने नियम को ध्यान में रखिए, कहीं गलती ना करिए, आपको उत्तर निश्चित प्राप्त होगा और सही उत्तर प्राप्त होगा। x इंटू वाई यानी xy/100 प्लस y इंटू एक्स यानी xy/100। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स दिस एंड 1 टाइम्स दिस, तो 2xy/100। क्या आप इसको xy गुणे 2/100 नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। अब 2/100 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो क्या मिलेगा? 100 से 100 कट जाएगा, 100% से गुणा करेंगे ना प्रतिशत में बदलने के लिए, तो क्या मिलेगा? XY गुणे 2%, यानी 2% ऑफ XY, ठीक है, या XY का 2%, XY का 2%। देखिए ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया, चाहे आप कह लिए 2% XY का, चाहे कहिए XY का 2%, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो गया। देखिए A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5, तो C अनुपात A का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, C और A में संबंध हमें निकालना है, लेकिन C और A में एग्जैक्टली हमको संबंध निकालने में समस्या है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको तीनों में एक रिलेशन बनाएंगे, यानी अगर हमें A B C तीनों में अनुपात पता हो तब हम C और A का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, A अनुपात B दिया गया है 2:3 और B अनुपात C दिया गया है आपको 4:5। तो यहाँ देखिए बी ए भी है, बी ए भी है, लेकिन दोनों मान अलग अलग है, ठीक, इसलिए हम A अनुपात B अनुपात C नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमको इसके मान से इसमें गुणा करना होगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि एक अनुपात है, ठीक। तो और इसमें 3 से इसके 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए अभी बराबर हो जाएगा, ये हो गया 8:12 और ये हो गया 12:15, ठीक। तो अब हम लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। A हमारा 8 हो गया, B हमारा 12 हो गया और C हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब C अनुपात A पूछ रहा है, तो C पहले पूछा ना, तो C का अनुपात 15 हो गया और A का अनुपात 8 हो गया, तो 15:8 इसका उत्तर हो गया। अगर कुछ कटने लायक होता तो काट देते, लेकिन कुछ कट नहीं रहा। तो देखिए 15:8 आपके विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15:8। पानी और टंकी का एक क्वेश्चन फिर आ गया है। 2 पाइप A तथा B किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप मिलकर इसे कितने समय में भर सकते हैं? हम फिर वही अप्लाई करेंगे। देखिए A भरता है 10 घंटे में और B भरता है 15 घंटे में। दोनों का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, ठीक है। तो ये हो गया टंकी की पूरी कैपेसिटी यानी क्षमता, 30 लीटर की टंकी है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो टंकी की क्षमता है वो 30 लीटर की है और इसी के रिस्पेक्ट में हम सवाल को हल करेंगे। तो 10 से 30 में भाग देंगे, यहाँ 3 आएगा और 15 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा। यानी कि 1 घंटे अगर A भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और B भरता है तो 2 लीटर। तो दोनों मिल करके भरेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। तो 30 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 5 से भाग हो जाएगा, आपका उत्तर 6 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2010 के मॉडल पेपर का यह अंतिम प्रश्न है। यदि किसी रफ्तार से एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसी रफ्तार से वह 30 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा? तो हमको पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो होता है वह दूरी बटे समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रफ्तार से, किसी रफ्तार से, रफ्तार हमको पता नहीं है तो पता कर लेते हैं भाई। चाल हमको निकालना है, दूरी दिया गया है 15 किलोमीटर और 4 घंटे में तय कर रहा है, तो 15/4 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो गया, रफ्तार हो गया। और उसी रफ्तार से वह 63 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा? अब समय पूछा जा रहा है तो समय को इधर भेज दीजिए और चाल को इधर भेज दीजिए, यानी समय निकालने के लिए हमें दूरी में चाल से भाग देना होगा, ठीक है। तो दूरी हमारे पास इस बार 63 किलोमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें हम चाल से भाग दे देते हैं, यानी 15/4 से भाग देते हैं। तो 63 × 4/15 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कटने लायक नहीं है, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 21 चौक 84/5 आ गया आपके पास। अब इसको अगर आप सही बटे में बदलते हैं तो 5 एकम 5, 3 8 और 34 हो गया।
तो 5 36 4 34, यानी ये तो तय हो गया कि आपके पास जो टाइम आने वाला है वो 16 घंटे का ऑप्शन आने वाला है। 16 घंटे के दो ऑप्शन है और इसके साथ मिनट में भी दिया गया है, तो हम जो शेष भिन्न है उसको मिनट में बदलेंगे। तो 4/5 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यानी कि 16 घंटे 48 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर कहीं आपको कोई समस्या हो रही है तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने हद तक आपके लिए हेल्पफुल है, इसके विषय में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।